चेन्नई उत्तर भारतीयों के लिए यूं ही छोटा मोटा नर्क है। उस पर से अगर बुढ़ापे में अगर आपकी पोस्टिंग वहाँ हो जाए तो समझो कि सरकार कायनात के साथ मिलकर आपकी लेने पर तुली हुई है। तो ये घटना है बिहार के चंपारण से आने वाले राजेश सिंह की। मज़ेदार ज़िंदगी रही। पैदा हुए तो एक बड़े जमींदार के परिवार में, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रही। फिर एक नौकरी मिली एयरफोर्स में। पहली पोस्टिंग दिल्ली थी, बाद में भले पोस्टिंग कहीं हो, घर हम परिवार हमेशा दिल्ली में ही रहा। अब दिल्ली कहानियों का शहर है, कहानियाँ बनती हैं यहाँ। और 2000 के शुरुआत दशक में ही एक कहानी और बनी, जब राजेश को पंजाब घर से आने वाली एक लड़की कृति से प्यार हुआ तो दोनों ने शादी करनी चाहिए। पंजाबी पेरेंट्स को बिहारी लड़का पसंद नहीं आया और बिहारी राजपूत जमींदार परिवार को अपने से कमतर घर की लड़की। दोनों बिना घर वालों की मर्जी के शादी करके रहने लगे। 3 बच्चे हुए। सबसे बड़ा वाला लड़का सैम और 2 जुड़वा बेटियां भावना और दर्शना। अब तक सब अच्छा चल रहा था, जब अचानक से बच्चों की माँ कृति चल बसी हार्ट अटैक से। घर बिखर गया। सैम इंजीनियरिंग में जा चुका था और वहीं उसे हॉस्टल में रहना पड़ रहा था। बेटियां 10वीं का एग्ज़ाम दे रही थीं। रिजल्ट का इंतज़ार था। घर में असली बॉम्ब तब फूटा जब अचानक से लगभग पूरी नौकरी दिल्ली में गुजार देने के बाद राजेश को चेन्नई हेड क्वार्टर से बुलावा आ गया। इस समय समस्या से कैसे निपटा जाए। नौकरी छोड़कर कहीं और ट्राई किया जा सकता था, मगर ये फैसला आर्थिक रूप से नहीं सही था। दोनों लड़कियों को हॉस्टल में रखने के पक्ष में राजेश खुद नहीं थे। सैम अपनी पढ़ाई छोड़कर आ नहीं सकता था। लड़कियां अकेले दिल्ली में मकान में रहें, ये भी अच्छा डिसीज़न नहीं था। तो अंत में फैसला हुआ कि दोनों चेन्नई चले साथ में। वहीं केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवाया जाएगा और अलग से एक फ्लैट दिया जाए जहां दोनों साथ रहेंगी, और जब पापा की छुट्टी होगी तो वो आते जाते रहेंगे। इससे नज़दीक भी रहेंगी। जब कोई काम हो तो और पापा अपनी ड्यूटी भी हेडक्वार्टर में करती रहेंगे। पूरी ज़िंदगी जिसने दिल्ली देखा हो, जब पहली बार चेन्नई जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो कोई और ही एलियन सभ्यता में आ गया हो। लोग अलग, वेशभूषा, व्यवहार अलग, खान पान अलग, मगर इन सबसे जो ज़्यादा अलग था वो है भाषा। शायद लोग समझते नहीं, या यूँ कहे कि लोग बोलना नहीं चाहते। खैर, भाषा से ज़्यादा बड़ी समस्या थी स्कूल के पास एक मकान ढूंढना। अगर किसी एक जगह पूरा भारत एक है तो वो है एक किराएदार को एक ढंग का मकान ढूंढना। मकान ढूंढने के क्रम में जो सबसे बेहतर मकान मिला वो एक पुरानी सरकारी कॉलोनी में था। मकान किसी बाबू के नाम था सरकारी रजिस्टर में, मगर वो मकान किराए पर लगाकर 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे थे। मकान क्या था? फ्लैट ही था। पुरानी सरकारी 3 तल्ले की बिल्डिंग जिसमें कुल जमा 6 फ्लैट थे, हर फ्लोर पर 2। जो फ्लैट राजेश सिंह को मिला वो बीच वाले फ्लोर पर था। मतलब ना नीचे वालों की तरह गार्डन का सुख, ना ऊपर वालों की तरह छत का मज़ा। एक ही और ढेर सारे बिल्डिंग थी उस पूरे एरिया में। तो सिंह साहब का मानना था कि अपार्टमेंट के मुकाबले इस कॉलोनी में लोगों का एक दूसरे से व्यवहार ज़्यादा बेहतर होगा और किसी परेशानी के समय सब एक दूसरे के काम आएंगे। अकेली लड़कियों के लिए ये ज़्यादा बेहतर जगह होगी। जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आने लगी। सैम अपने कॉलेज में व्यस्त हो गया। दोनों बहनें स्कूल में जाने लगी और पिता भी हर मौका मिलते घर आ जाते थे। तकलीफ थी तो बस किसी बात करने वाले की। ऐसा नहीं था कि 2 जवान लड़कियों से कोई बात नहीं करना चाहता था, मगर कुछ पिता का डर और कुछ तमिल लड़कों का बहुत ज़्यादा हैंडसम ना होना उनकी नज़रों में उन्हें अब तक दोस्त बनाने नहीं दे रहा था। लड़कियां तो वैसे भी जलनखोर होती हैं, तो अपने से थोड़ा ज़्यादा सुंदर लड़कियां देखकर कोई खास भाव ना दिया करती थी। दोनों जुड़वा बहनें को दिल्ली की पुरानी दोस्ती से कब तक फ़ोन और इंस्टा स्नैपचैट के सहारे काम चलाया जाता। खैर,
जिंदगी कट रही थी। ऐसे में एक रोज शाम को बाजार से लौटते हुए अंधेरा कुछ ज़्यादा हो गया। घर कॉलोनी से थोड़ा अंदर था और सरकारी कॉलोनी होने के चलते पेड़ कुछ ज़्यादा ही, जिसके वजह से अंधेरा और भयावह लग रहा था। तभी दोनों बहनों को ऐसा लगा कि कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे हैं। पीछा क्या, तो वो तमिल में उन पर फवतियाँ कर रहे थे। पीछे देखा तो इतना जरूर समझ में आ गया कि ये आसपास के आवारे लफंगे होंगे। लड़कियां ने खतरा को भांपने का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है और दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगीं। अब तक दोनों बहनों और उन बदमाशों के अलावा सड़क पर कोई और नहीं था। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उन्हें एक महिला दिखी। उन्हें देखकर दोनों बहनों को राहत मिली। महिला के पास जाकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर वो लड़के भी धीरे धीरे पीछे वापस हो लिए। क्या हुआ बेटा, ये तुम्हें तंग कर रहे थे क्या? उन आंटी ने कहा। आपको हिंदी आती है? लड़कियों ने एक स्वर में पूछा। भाषा जोड़ने का इतना बेहतर माध्यम है कि इंसान अपनी जुबान सुनकर 2 मिनट पहले हुई तकलीफ को भी भूल जाता है। हाँ, हम रांची से हैं, रीता कृति। आंटी का नाम बताया। लड़कियां खुश हुईं कि कोई तो हमारी भाषा बोलता है। फिर कुछ बातों के बाद आंटी ने दोनों को उनके घर तक छोड़ने की बात की और घर छोड़ आई। घर के नीचे पहुंच जब वो जाने लगी तो लड़कियां ने ऊपर आने के लिए कहा, न्योता दिया, मगर कभी और आऊंगी कहकर वो लौट गई। अचानक लड़कियों को लगा कि वो देखते देखते अदृश्य सी हो गई, मगर अंधेरा ज़्यादा है, शायद अगली गली में मुड़ गई होंगी, ये सोचने जाने लगी। आज खुशी थी कि ऐसे से मिलकर जिनका नाम छोड़कर और कुछ भी नहीं पता था इसका कि वो वही जुबान बोलता है जो हम। ये खुशी इतनी थी कि ये बात फ़ोन पर पिताजी, भैया और एकाध और पुराने दोस्तों को भी बताई गई। इस घटना के बाद एक चीज़ हुई, अब आंटी कभी भी उनके घर आने जाने लगी। कभी कभी तो बाजार या फिर खुद कुछ अच्छा बनाकर लाती थी। एक ऐसी दोस्ती जिसमें उम्र का इतना फासला हो और बेहद खुशनुमा होता है। जहां आंटी अपने जवानी के दिनों की बात बताती या कभी अपने हस्बैंड के और बेटों के किस्से, वहीं लड़कियां अपनी अपनी। अब तो अक्सर पापा आते तो किस्सा अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा यही होता था कि आंटी आई थी, आज ये खिलाया, आज वो खिलाया, फिर ये कहा। राजेश अक्सर कहते कि कभी हमें भी मिलाओ आंटी से, मगर शायद किस्मत ऐसी थी कि वो आंटी अब कभी नहीं आती जब पापा आए हुए हों। एग्ज़ाम आ गए थे और चेन्नई के हिसाब से ठंड भी, हालांकि जिसका बचपन उत्तरी भारत में कटा हो उसके लिए चेन्नई का ठंड बस किसी गुलाब बसंत सी थी। मगर एक शाम दोनों अपने अपने कमरे में पड़ रही थी कि भावना को लगा कि आंटी दर्शना के कमरे से कुछ बोल रही हैं। वो उठ कर गई, देखा तो सच में आंटी थी। नॉर्मल प्रणाम वगैरह के बाद भावना ने कहा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो किचन में गई, मगर उसे चाय पत्ती का डिब्बा नहीं मिल रहा था। उसने दर्शना को आवाज़ लगाई, दर्शना आई। डिब्बा उसने ही रखा था, उसे ही मिला, मगर आज वो थोड़ी उखड़ी हुई सी थी। यार, एकदम कुछ भी नहीं पढ़ा, ऊपर से तुमने आंटी को बुला लिया। मैंने कब बुलाया? वो तुमसे बात कर रही थी, तुम्हारे रूम सुनकर मैं आई। भावना ने प्रति उत्तर में अपना पक्ष रखा। एक बात बता, जब आंटी तुम्हारे साथ नहीं थी और मैंने दरवाज़ा खोला नहीं तो आंटी अंदर आई कहाँ से? दर्शना के मन में अचानक से ये सवाल आया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि एग्ज़ाम की तैयारी के चलते आज वो दोनों कहीं बाहर नहीं गई थीं और स्कूल से आकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। हाँ, सही में, भावना ने कहा। चाय बन चुकी थी, मगर ये सवाल था जिसका जवाब चाहिए था, तो बिना चाय छाने वो दोनों दर्शना के कमरे में भागी। मगर आंटी वहाँ नहीं थी। वहाँ क्या आंटी, पूरे फ्लैट में नहीं थी और दरवाज़ा वैसे ही बंद था जैसे वो रोज़ स्कूल से लौट कर आया करती थी। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब आप बताइए कि आखिर वो आंटी थी कौन? थैंक यू फॉर वॉचिंग।